हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारे सारथी बैच का लेक्चर नंबर 38 है और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हमने स्टार्ट किया हुआ है। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अभी तक लगभग 4 लेक्चर आ चुके हैं। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का 5th लेक्चर देखने वाले हैं। ओवरऑल अगर बैच की बात करें तो 38 लेक्चर आज का आपके सामने स्क्रीन पे है। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। अभी तक हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें फ्लूइड बैलेंस एंड इम्बैलेंस के ऊपर हमने डिटेल में क्वेश्चंस किए थे। साथ में एसिड बेस बैलेंस एंड इम्बैलेंस के ऊपर भी क्वेश्चन किए थे। और लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इम्बैलेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज वापस से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इम्बैलेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो हमारे रहते थे, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सबसे पहले ये कहाँ पे पूछा गया है, तो देखो ये एनएचएम उत्तर प्रदेश में पूछा गया है। स्टाफ नर्स 2021 में लिखा है ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपर कैलीमिया। अब हाइपर कैलीमिया की कंडीशन में पोटाशियम बॉडी में बढ़ा हुआ है, इस टाइम पे हम कौन सी ड्रग को यूज करते हैं। तो देखो अब ऑप्शन क्या क्या है आपके पास। एटिनोल है आपके पास, ठीक है, प्रेडेंसोल है आपके पास, और नाइट्रोग्लिसराइड है आपके पास, एनटीजी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, या कैल्शियम ग्लूकोनेट है। तो अब आपका आंसर जो है यहाँ पे, अगर आपने हाइपर कैलीमिया के ऊपर टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो वहां पे आपको पता है कि हम इसको ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग देते हैं। तो हम इसको ट्रीट करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट ड्रग का यूज करते हैं हाइपर कैलीमिया के केस में, ठीक है। तो कैसे हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो एडमिनिस्टर करेंगे आईवी, ठीक है। आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हाइपर कैलीमिया के केस में हम आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट को आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट इन सीवियर हाइपरकैलीमिया टू एडवर्ट मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी। मैंने आपको पहले ही कहा था लास्ट टाइम लेक्चर में भी कि पोटाशियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि पोटाशियम अगर बढ़ जाए तो कार्डिक जो सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो हार्ट वाले सिस्टम को रहता है, कार्डिक सिस्टम को रहता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए हम एडमिनिस्टर करते हैं आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट, तो याद रखना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राक एमएससी नर्सिंग में पूछा गया है 2016 में, और डी ट्रिपल एस बी स्टाफ नर्स 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। अब ये कह रहा है कि हाइपरकैलेमिया की कंडीशन है, पोटाशियम बढ़ा हुआ है, तो इनमें से हम क्या यूज करते हैं। क्या हम इंसुलिन विद ग्लूकोज यूज करते हैं, क्या हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं, क्या हम पोटाशियम क्लोराइड का यूज करते हैं, क्या हम मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं। याद रखना, जब भी हाइपर कैलीमिया की कंडीशन होती है तो हम इंसुलिन विद ग्लूकोज देते हैं। क्यों देते हैं हम इंसुलिन विद ग्लूकोज, एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड में ध्यान से पूरी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो देखो क्यों दिया जाता है। तो हाइपरटोनिक ग्लूकोज, हाइपरटोनिक ग्लूकोज भी कौन सा देना है, हाइपरटोनिक, जिसमें कंसंट्रेशन जिसकी ज्यादा हो, तो हाइपरटोनिक ग्लूकोज विद रेगुलर इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन के साथ हाइपरटोनिक ग्लूकोज दिया जाता है यूज इनटू हाइपरकैलेमिया। क्यों हाइपरकैलेमिया में, क्योंकि देखो जब मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट लेक्चर में, जो कैलीमिया में जो पोटाशियम होता है, पोटाशियम जो है, पोटाशियम क्या है, कैटाइन है एनाइन है, तो ये कैटाइन होता है। ये सबसे मेजरली कहाँ पे पाया जाता है, सेल के अंदर पाया जाता है या सेल के बाहर, तो ये इंट्रासेलुलर कैटाइन है, मेजरली सेल के अंदर पाया जाता है। तो मतलब अगर बॉडी में ध्यान से इस चीज को सुनना, अगर बॉडी में पोटाशियम बढ़ा है तो कहाँ बढ़ा होगा, बेसिकली पोटाशियम जो है आपके फ्लूइड में, आईसीएफ में बढ़ा, ये जो है आईसीएफ छोड़ के कहाँ पे, ईसीएफ में भर गया होगा, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर पोटाशियम बढ़ा होगा। तो अगर पोटाशियम को कम करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, पोटाशियम को सेल के अंदर डाल के कम कर सकते हैं। तो यही काम आपका जो हाइपरटोनिक ग्लूकोज विद रेगुलर इंसुलिन यूज इनटू हाइपरकैलेमिया टू मूव एक्सेस पोटाशियम फ्रॉम ईसीएफ। तो ईसीएफ से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब ये एक सेल है, ठीक है, ये एक टिश्यू है, मान के चलो आपकी बॉडी, यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे जो है पोटाशियम बाहर है। अब इस पोटाशियम को सेल के अंदर लाने का काम कौन करेगा, यहाँ पे लाने का काम करेगा ग्लूकोज विद रेगुलर इंसुलिन। ये क्या काम करेंगे, टू मूव एक्सेस पोटाशियम फ्रॉम ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से टू आईसीएफ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, अंदर ले आएगा। सो इट रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज पोटाशियम इन ईसीएफ। तो ईसीएफ में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटाशियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये क्या कॉज कर सकता है, ये हाइपोकैलेमिया कॉज कर सकता है, ठीक है। मतलब अब बाहर क्या कॉज करेगा, ये हाइपो
कैलीमिया कॉज करेगा। हाइपो मीन्स कम, तो बाहर से जो पोटाशियम सेल के अंदर आ गया तो बाहर क्या हो जाएगा, हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। बात समझ आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है 2020 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डज इंसुलिन हेल्प टू मूव इनटू द सेल। अब देखो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जिसको इंसुलिन मदद करता है कि बाहर से अंदर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में आ जाए। अभी मैंने पीछे बता दिया कि इसको पोटाशियम को ले आते थे, तो ये इसका आंसर है, इसमें क्या ज्यादा डिस्कस करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपका कहाँ पे पूछा गया है, आयुष्मान मिनिस्ट्री में पूछा गया था 2019 में स्टाफ नर्स में। क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन 10 यूनिट, वापस से इंसुलिन दिमाग में रखो, इंसुलिन 10 यूनिट 50 ml ऑफ 50% डेक्सट्रोज मतलब ग्लूकोज, इंसुलिन विद ग्लूकोज दिया जा रहा है, इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ पेशेंट विद क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर हुआ है पेशेंट को, उसको क्या प्रिस्क्राइब किया गया है, उसको प्रिस्क्राइब किया गया है इंसुलिन विद डेक्सट्रोज मतलब वही इंसुलिन विद ग्लूकोज किया गया है। टू रिवर्स, किसको रिवर्स करने के लिए, तो देखो क्या क्या यहाँ पे किसको रिवर्स करना है बेसिकली, कौन सी कंडीशन में हम ये यूज करते हैं, हाइपर कैलीमिया की कंडीशन में। तो देखो हाइपर कैलीमिया है क्या कहीं, तो हाइपर कैलीमिया को रिवर्स करने के लिए, क्योंकि इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज जो है वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से पोटाशियम को लेके इंट्रासेलुलर में डाल देंगे और ईसीएफ को कम कर देंगे। ईसीएफ में किसकी कंसंट्रेशन को, आपके पोटाशियम को कम कर देंगे। तो हाइपर कैलीमिया के केस में हम ये यूज करते हैं। पीछे हमने एक्सप्लेनेशन में ये सब चीजें पढ़ ली हैं, तभी आंसर जल्दी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ईएसआईसी स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, the electrolyte disorder that is common in patient on insulin infusion। अब ये कह रहा है पेशेंट को जब हम इंसुलिन इन्फ्यूजन दे देते हैं और इंसुलिन इन्फ्यूजन देने के बाद तो इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर हो जाता है। तो मतलब द इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर दैट इज कॉमन इन, वो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर है जब हम पेशेंट को इंसुलिन इन्फ्यूजन देते हैं। तो इंसुलिन इन्फ्यूजन से क्या होता है, इंसुलिन इन्फ्यूजन से जो ईसीएफ में आपका पोटाशियम था वो पोटाशियम ईसीएफ से आईसीएफ में आ जाता है, सेल के अंदर आ जाता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, क्या हाइपरनेट्रीमिया, यहाँ पे तो नेट्रीमिया सोडियम का कोई लेना देना नहीं है, हाइपोनेट्रीमिया हाइपरनेट्रीमिया दोनों नहीं, तो इन दो में अब आपको कंफ्यूजन होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है यहाँ पे हाइपरकैलीमिया के साथ जाएंगे, लेकिन हाइपरकैलीमिया थोड़ी होगा, इसने कॉम्प्लिकेशन पूछा है इसका कि इंसुलिन इन्फ्यूजन जब हम यूज करते हैं इसकी वजह से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। तो मैंने आपको लास्ट जब आप एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड देखोगे वहां पे था कि इंसुलिन और जब हम डेक्सट्रोज देते हैं पेशेंट को, वहां पे पेशेंट में कौन सी कंडीशन बन जाती है, तो हाइपोकैलीमिया की कंडीशन बन जाती है। कॉज ईसीएफ में से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से पोटाशियम को तो अंदर डाल दिया है सेल के अंदर। तो नटसेल में कंडीशन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलेगी हाइपोकैलीमिया। तो हाइपरकैलीमिया यहाँ पे नहीं आएगा। इज इट क्लियर। अब देखो सी इसका आंसर है। अब यहाँ पे हमारा पोटाशियम वाला जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हो गया। आज जो है अब हम पढ़ेंगे सोडियम इम्बैलेंस। अब सोडियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। Na से सोडियम को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और Na पॉजिटिव या नेगेटिव, Na पॉजिटिव, दैट मीन्स Na क्या है, Na एक कैटाइन है। और ये Na जो है मेजर कैटाइन कहाँ पे है, इंट्रासेलुलर में, एक्स्ट्रा सेलुलर में। तो एक्स्ट्रा सेलुलर का जो मेजर कैटाइन होता है वो सोडियम होता है। ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बता दिया। अब देखो क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, जिपमर स्टाफ नर्स 2017 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विद सीरम सोडियम लेवल दैट 115 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लिनिकल फीचर इंडिकेट्स ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या है, 115 मिली इक्विवेलेंट लीटर जो है कंडीशन है, तो क्लिनिकल फीचर जो है वो क्या इंडिकेट करेंगे, इनमें से क्या क्या इंडिकेट करेंगे, एक को छोड़ के, मतलब एक्सेप्ट जो नहीं इंडिकेट करेगा उसको हमने देखना है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, क्या लेथार्जी होती है, क्या लेथार्जी होगी, क्या सीजर होगा, क्या कंफ्यूजन होगा, या क्या सब ऑर्गेनाइड हेमरेज होगा। सब ऑर्गेनाइड हेमरेज जो है ऑड, बिल्कुल ऑड, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है हमको, ना हाइपर नेट्रीमिया की कंडीशन में ना हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में। सोडियम का बढ़ना, सोडियम का घटना हेमरेज के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बट एक्सप्लेनेशन में अब हम सारी चीजों को समझेंगे कि क्यों इसका आंसर डी बनता है। वो सारी चीजें अब आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगी। पहले सबसे पहली चीज आपको ये चीज याद रखनी है कि अब हम सोडियम के लेवल को पहले ब्रेक डाउन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सोडियम के ऊपर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सोडियम को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, तो सोडियम का लेवल ब्रेक डाउन जब हम करेंगे तो नॉर्मल रेंज सोडियम की कितनी होती है, 135 से लेकर 145। तो हमको यहाँ पे क्या कंडीशन दिया हुआ है, 115 दिया हुआ है, दैट मीन्स कम है क्या सोडियम,
नॉर्मल से कम है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? जब सोडियम लो होता है। जब भी सोडियम लो होता है तो मैंने आपको हमेशा कहा है दो वर्ड्स हैं, एक है हाइपर, हाइपर का मतलब ज्यादा, एक है हाइपो, हाइपो का मतलब कम। तो देखो यहाँ पे क्या है, हाइपोनेट्रीमिया, नेट्रीमिया जो है सोडियम, Na जो है, नेट्रीमिया जो है वो सोडियम को कहते हैं, तो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया मतलब लो सोडियम, क्या मतलब? लो सोडियम। तो बिलो 135 मिली इक्विवेलेंट से नीचे जब होगा तो ये कौन सी कंडीशन आ जाती है? ये आ जाती है लो सोडियम वाली कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे सोडियम कितना दिया था? 115 दिया था। तो हाइपरनेट्रीमिया कौन सा हो गया? हाई सोडियम। जब एबो होगा कितना? 145 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा होगा उसको हम हाइपरनेट्रीमिया बोलेंगे, और 135 मिली इक्विवेलेंट से कम होगा इक्विवेलेंट पर लीटर तो उसको हम हाइपोनेट्रीमिया बोलेंगे। सोडियम का ब्रेकडाउन आपको अच्छे से समझ आ गया। अब जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर जो हमने लगाया वो क्यों लगाया, देखो अब ध्यान से। क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। अब अगर हाइपोनेट्रीमिया है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपोनेट्रीमिया आर पर्सनैलिटी चेंज, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, हेडेक होती है, कंफ्यूजन होता है, सीजर होता है, कोमा होता है, डिजीनेस होती है, लेथार्जी होती है, इंक्रीज्ड गैस्ट्रिक मोटिलिटी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ जाएगी, बाउल मूवमेंट बढ़ जाएगा, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड, तो बाउल साउंड भी क्या होगा? हाइपर एक्टिव होगा, डायरिया होगा, स्केलेटल मसल वीकनेस, स्केलेटल मसल की वीकनेस हो जाती है जब भी कौन सी कंडीशन होगी? ये किसकी? सब सारे सारे जो ये सिम्टम्स हैं, सब ये कंडीशंस हैं, किसकी हैं ये? हाइपोनेट्रीमिया की। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन एटसेट्रा, तो ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती है। ये सब कौन सी कंडीशन में? जब भी हाइपोनेट्रीमिया होगा। हाइपोनेट्रीमिया मतलब कितना? 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम जब वैल्यू होगी तब ये देखने को मिलेगा। अब हमारा आंसर जो था क्या था? सब आर्गेनाइड। देखो लेथार्जी होती है, बिल्कुल होती है, सीजर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल होता है। कौन सी कंडीशन में? यहां से हमको पता चला ये हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन है। इज इट क्लियर? तो हाइपोनेट्रीमिया में ये सब चीजें देखने को मिलती है, बट सब आर्गेनाइड हेमराइड जैसी चीज नहीं मिलती। क्या है अब ये सब आर्गेनाइड हेमराइड? तो देखो सब आर्गेनाइड हेमराइड SAH इज अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी। ये लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जान का खतरा है इस मेडिकल इमरजेंसी में। इन्वॉल्विंग ब्लीडिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द ब्रेन और टिश्यू के बीच में, ठीक है, टिश्यू कवरिंग जो ब्रेन की होती है उनके बीच की स्पेस को हम क्या बोलते हैं? सब आर्गेनाइड स्पेस बोलते हैं। अब जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे वहां हम पढ़ेंगे पाया मैटर, है ना, वहां पे हम ब्रेन की लेयर्स पढ़ेंगे, वहां पे हम ये लेयर्स पढ़ने के बाद कौन सी लेयर के बीच में सब आर्गेनाइड स्पेस होती है, सब आर्गेनाइड स्पेस को कौन सी लेयर बनाती है, वो सारी चीजें वहां पढ़ेंगे। बस अभी के लिए आप इतना याद रखो कि सब आर्गेनाइड स्पेस जो है वो ब्रेन और टिश्यू के बीच की जगह होती है जो कवर करती है उसको, और इसका कोई लेना देना हाइपर या हाइपोनेट्रीमिया के साथ नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या बन जाता था? आंसर इसका आ जाता था डी। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे DHER महाराष्ट्र में पूछा गया है 2018 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? A nurse is caring for a child with renal disease. अब रीनल डिजीज है, किडनी की प्रॉब्लम है, एंड इज एनालाइज द चाइल्ड लेबोरेटरी रिजल्ट, और अब चाइल्ड की लेबोरेटरी रिजल्ट को नर्स जो है वो एनालाइज कर रही है। द नर्स नोट अ सोडियम लेवल 148, तो 145 से ज्यादा है। तो 140 से ज्यादा मतलब यहाँ पे कौन सी कंडीशन है? हाइपर वाली या हाइपो वाली? हाइपर वाली, क्योंकि ज्यादा है तो हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन है मिलीग्राम पर मोल। ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग, तो इस फाइंडिंग के बेसिस पे which clinical manifestation would the nurse expect to note in the चाइल्ड, तो कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो नर्स नोट करेगी? क्या लेथार्जी होती है? लेथार्जी हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में होती थी, ये हाइपरनेट्रीमिया है तो ये नहीं आएगा। क्या कोल्ड या वेट स्किन होगी? तो ये भी नहीं आएगा। क्या डाइफोरेसिस, क्या प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, प्रोलॉन्ग स्वेटिंग होगी? ये भी नहीं आएगा। ड्राई स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, तो याद रखना हाइपरनेट्रीमिया में ड्राई स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो देखो अब एक्सप्लेनेशन में हम और ज्यादा चीजें देखेंगे। तो क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपरनेट्रीमिया आर ड्राई एंड फ्लैशी स्किन, तो याद रखना क्लिनिकल फीचर हाइपरनेट्रीमिया के इसमें क्या होता है? ड्राई और फ्लैशी स्किन देखने को मिलता है। याद रखना डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यहाँ पे यूरिन का आउटपुट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। और ऑर्थोस्टेटिक डिजीनेस देखने को मिलती है, थर्स्ट देखने को मिलता है, और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस देखने को मिलता है। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, लिख के रख लो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे राक एमएससी नर्सिंग 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच प्रॉब्लम कैन डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ टू रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया।
हाइपरनेट्रीमिया को ठीक करने में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है, विच प्रॉब्लम कैन डेवलप एज ए रिजल्ट, किसकी वजह से, जब हम जल्दी से टू रैपिड करेक्ट करेंगे हाइपरनेट्रीमिया को। मतलब पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया है और हम उसके हाइपरनेट्रीमिया को रैपिडली चेंज कर रहे हैं, तेजी से चेंज करेंगे, उसकी वजह से कौन सी जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, क्वेश्चन हमको ये पूछा गया है। तो याद रखना, इसकी वजह से हमको देखने को मिलता है सेरिब्रल एडिमा। क्या देखने को मिलता है, सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है सेरिब्रल एडिमा, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो ध्यान से, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। क्लियर, तो इक्विलिब्रियम के बीच में जो है डिसबैलेंस आ जाता है, तो डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम मतलब रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपर नेट्रीमिया कॉज डिजीज ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये क्या करता है, रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। जब हम हाइपरनेट्रीमिया को रैपिडली ठीक करते हैं, इसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। अब ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा फास्टर देन ESF। तो ESF से जल्दी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का। तो इसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट फ्रॉम ब्लड टू ECF। तो ब्लड में से अब क्या निकलेगा, फ्लूइड निकल के किसकी तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, ये CSF की तरफ। CSF क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की तरफ। तो जब ये सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड की तरफ प्लाज्मा जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी से क्या हो जाएगा, विच कॉज सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रम के अंदर जो है, सेरिब्रल के अंदर भर जाएगा, क्या, पानी भर जाएगा, क्लियर, फ्लूइड भर जाएगा। क्योंकि हुआ क्या, जैसे ही आपने रैपिडली ठीक करने की कोशिश की हाइपरनेट्रीमिया को, तो हाइपरनेट्रीमिया को रैपिडली ठीक करने की वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो याद रखना डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम है। जिसमें होता क्या है, जैसे ही हम हाइपरनेट्रीमिया को जल्दी ठीक करते हैं, तो ये डिक्रीज कर देता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। तो जैसे ही ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, CSF का भी होना था, लेकिन CSF से जल्दी ब्लड का हो जाता है। तो ब्लड से अब दो ऑस्मोटिक प्रेशर जब ब्लड का कम हो गया, CSF का ज्यादा है, तो प्लाज्मा कहां से जाएगा, प्लाज्मा ब्लड से निकल के CSF की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा और हो जाएगा सेरिब्रल एडिमा। इज इट क्लियर। ये क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है, तो यूपी स्टाफ नर्स 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, important nursing intervention while caring for a client with hyponatremia include। अब हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन है, तो हम पेशेंट की जो नर्स केयर कर रही है, इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन वाइल केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद हाइपोनेट्रीमिया। तो क्या किया जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया का पेशेंट है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, तो नर्स क्या करेगी, क्या फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट कर देगी, क्या प्रोवाइड करेगी आइसोटोनिक सलाइन दे देगी पेशेंट को, या एडमिनिस्टर करेगी पोटेशियम एज ऑर्डर बाय द फिजिशियन। पोटेशियम कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रीमिया की कंडीशन है। प्रोवाइड एनजी फीडिंग, कोई जरूरत नहीं है एनजी फीडिंग की। तो अब यहाँ पे ए या बी में से आपको सेलेक्ट करना है। तो देखो, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी करते हैं जब हम हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन होती है ना। अब हाइपोनेट्रीमिया यहाँ पे दिया हुआ है, हाइपोनेट्रीमिया मतलब यहाँ पे सोडियम की क्या है, कमी है। तो जब सोडियम की कमी होती है, अब दो तरह का हाइपोनेट्रीमिया होता है, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। बट यहाँ पे यूपीपीएससी ने किसको आंसर माना है, तो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हम आइसोटोनिक सलाइन। क्यों आइसोटोनिक सलाइन को यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉज यहाँ पे सोडियम के साथ साथ वाटर भी डेफिसिट है, पानी भी कम है, प्लाज्मा भी कम है, तो हम क्या देंगे, प्रोवाइड आइसोटोनिक सलाइन देंगे। एक्सप्लेनेशन में आपको ज्यादा डिटेल में आपको मैं समझाता हूँ एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि मैंने और भी देखो यहाँ पे मैंने काफी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन इसीलिए रखी है, कॉज इसमें कुछ स्टूडेंट को आंसर जो है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन भी आ जाएगा। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कुछ बुक्स में भी लिखा था सेम इसी क्वेश्चन का, बट आंसर इसका प्रोवाइड आइसोटोनिक सलाइन आंसर ठीक जो है ठीक रखा गया है एग्जामिनेशन में। क्या है, कैसे समझो, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन समझो। एडमिनिस्टर NS नॉर्मल सलाइन एज आइसोटोनिक सलाइन यूज करेंगे टू रिप्लेस सोडियम अलोंग विद फ्लूइड डेफिसिट। जब रिप्लेस करेंगे सोडियम को और उसके साथ में अलोंग फ्लूइड डेफिसिट इफ प्रेजेंट, अगर फ्लूइड डेफिसिट भी हो तो हम क्या करेंगे, सोडियम भी देंगे और साथ में फ्लूइड। हम तो नॉर्मल सलाइन दे रहे हैं, आइसोटोनिक सलाइन दे रहे हैं, जिससे सोडियम तो रिस्टोर होगा ही, साथ में फ्लूइड डेफिसिट भी ठीक होगा, फ्लूइड जो कम हुआ है वो भी ठीक होगा। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे जो हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपोनेट्रीमिया दो तरह का होता है। पहला टाइप है हाइपोनेट्रीमिया का, इसमें इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। तो नाम से पता चल रहा है, हाइपोवॉल्यूमिक मतलब वॉल्यूम ज्यादा, मतलब फ्लूइड ज्यादा। हाइपोनेट्रीमिया सॉरी हाइपोवॉल्यूमिक, हाइपोवॉल्यूमिक, हाइपो मींस कम, हाइपो मींस कम, हाइपोवॉल्यूमिक मतलब कम होगा फ्लूइड, और हाइपोनेट्रीमिया हाइपो मींस कम, कम क्या होगा, सोडियम कम होगा। तो देखो लो सोडियम
फ्लूइड डेफिसिट, फ्लूइड डेफिसिट है, कम है, तभी हाइपोवॉल्यूमिक बोला। तो सोडियम भी कम है, फ्लूइड भी कम है, ये कंडीशन है हमारे क्वेश्चन में। तो ये कंडीशन थी, तो हमने क्या किया, द पेशेंट हैज लॉस, पेशेंट ने लॉस किया है बोथ सोडियम एंड वाटर, फॉर एग्जांपल फ्रॉम सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया। वॉमिटिंग है या डायरिया है, इसमें पेशेंट ने क्या किया है, वाटर को भी लॉस किया है, सोडियम को भी लॉस कर दिया है। बिकॉज दे आर डिहाइड्रेटेड, क्योंकि वो डिहाइड्रेटेड है, तो यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड, तो हमको फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो हमको इंटरवेंशन क्या करनी है, गिव आइसोटोनिक सलाइन 0.9% NS देंगे हम पेशेंट को, हम 0.9% NS देंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन देंगे, बोथ वॉल्यूम एंड सोडियम। तो बोथ वॉल्यूम और सोडियम दोनों को हमने रिस्टोर करना है। दूसरे टाइप का जो हाइपोनेट्रीमिया होता है वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। याद रखना, अगर डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया से ये क्वेश्चन पूछा गया था उसके बिहाफ पे, तो आंसर चेंज हो जाता है आपका। तो डाइल्यूशनल का मतलब डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन में मैंने आपको बताया, डाइल्यूट का मतलब जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी। कंसंट्रेशन कम कब होगी, जब हम सोल्यूट में सॉल्वेंट ज्यादा ऐड करेंगे। अब सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट जब ज्यादा ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे वाटर डेफिसिट नहीं होगा, डाइल्यूशन होगा किसका, हाइपोनेट्रीमिया। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया का मतलब लो सोडियम तो होता है, बट सोडियम लो इसलिए होता है क्योंकि वाटर कंटेंट प्लाज्मा ज्यादा है। तो प्लाज्मा अगर ज्यादा है तो सोडियम जो है वो कम होता है प्लाज्मा के कंपैरिजन में। मतलब बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। बॉडी में पानी भर गया, तो पानी भरने की वजह से जो बॉडी का सोडियम था, जो कि लग तो नॉर्मल रहा था, लेकिन पानी ज्यादा है, तो उसके कंपैरिजन में कंडीशन क्रिएट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। क्योंकि सोडियम कम हो गया, किसके बिहाफ पे, वाटर के बिहाफ पे, क्योंकि वाटर बढ़ गया। तो इसको हम बोलेंगे डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, मतलब लो सोडियम एक्सेस फ्लूइड। तो एक्सेस फ्लूइड है तो दो तरह के हैं। तो द पेशेंट हैज टू मच वाटर इन देयर बॉडी, तो पेशेंट की बॉडी में टू मच वाटर है, जिसकी वजह से विच डाइल्यूट द सोडियम, जिसने सोडियम को डाइल्यूट कर दिया है। फॉर एग्जांपल इन हार्ट फेलियर और SIADH। अब हार्ट फेलियर की कंडीशन में ये देखा जाता है कौन सा, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, और साथ में SIADH। ये SIADH क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब इंटरवेंशन क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे इंप्लीमेंट क्या करेंगे, इंप्लीमेंट फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। यहाँ फ्लूइड को रोक दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी फ्लूइड ज्यादा है, उसी की वजह से तो हाइपोनेट्रीमिया बना हुआ है कंडीशन। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन बनी हुई है, समझ आ गया, क्या क्लियर हुआ। तो वाई द की सेज ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्यों ऑप्शन बी को यहाँ पे करेक्ट रखा गया है, क्योंकि द प्रीवियस एक्सप्लेनेशन एज्यूम द पेशेंट इज इन अ स्टेट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया फ्लूइड डेफिसिट। कौन सी कंडीशन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे इनकम्प्लीट था। हाइपोनेट्रीमिया तो है यहाँ पे, लेकिन कौन सा है ये, डाइल्यूशनल है या फ्लूइड डेफिसिट है, तो ये फ्लूइड डेफिसिट वाले केस में है, तभी जाके इसका आंसर जो है बी आ जाता है। तो हाइपोनेट्रीमिया फ्लूइड डेफिसिट है, देयरफॉर administering isotonic saline is the correct choice to replace the lost sodium and fluid। तो ये जो चॉइस ऑफ करेक्शन बन जाता है, ये चॉइस बन जाती है कि आप रिप्लेस कर पाओगे, जो लॉस्ट सोडियम था उसको भी रिप्लेस कर पाओगे और साथ में फ्लूइड को भी। तो क्विक टिप क्या है आपके लिए, एग्जाम टिप क्या है, तो हमेशा याद रखना, ऑलवेज लुक फॉर क्लिनिकल क्लू इन द क्वेश्चन। क्या है क्लिनिकल क्लू, इफ डिहाइड्रेशन वॉल्यूम लॉस इन पेशेंट। अगर डिहाइड्रेशन है मतलब वॉल्यूम लॉस है, मतलब वाटर कम है, तो वाटर डेफिसिट वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, यहाँ पे हम गिव आइसोटोनिक सलाइन देंगे। दूसरी टिप क्या है, इफ फ्लूइड ओवरलोड, अगर फ्लूइड ओवरलोड है, इडीमा है, इडीमा इज प्रेजेंट, तो इसका मतलब इसकी वजह से डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे हम फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ऊपर हम फ्लूइड देंगे लेकिन नीचे फ्लूइड नहीं देंगे, क्योंकि एडिमा वाली कंडीशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, यहाँ पे मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट भी समझा दिए। इज इट क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है आपका कैल्शियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब हम कैल्शियम को देखेंगे और जो कुछ अदर इलेक्ट्रोलाइट थे, मैग्नीशियम वगैरह, उनको भी अभी हम निपटा देंगे। तो मतलब आज जो मेन जो आपका ये इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस डिसबैलेंस है, उसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर रहेगा। देखो जिपमर स्टाफ नर्स 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, a nurse was called to see a patient with noisy breath। अब देखो नर्स जो है वो पेशेंट को देख रही थी, कॉल टू सी पेशेंट विद नॉइजी ब्रेथ। नॉइजी ब्रेथ है मतलब वो जो सांस ले रहा है तो अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे शी सस्पेक्टेड लैरिंगोस्पाज्म, जो लैरिंग्स होता है, विंड पाइप होती है, उसमें स्पाज्म हो रहा है,
विद स्ट्राइडर, एंड स्ट्राइडर क्या हो गया, ये आवाज होती है, स्ट्राइडर साउंड होती है जो ब्रीथिंग के टाइम पे अलग सी साउंड आती है, जैसे स्ट्राइडर होता है, रॉन्चिया होती है ना, क्रैकलिंग होती है, ये सारी साउंड्स मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगा। बस अभी के लिए आप इतना याद रखो कि नर्स जब पेशेंट को एसेस कर रही है तो उसने पेशेंट को देखा, तो पेशेंट में क्या हुई, नॉइजी जो है वो ब्रेथ हुई, नॉइजी अजीब सी आवाज आ रही है ब्रेथ करते टाइम, उसने सस्पेक्ट किया, तो सस्पेक्ट क्या हुआ, लैरिंगोस्पाज्म, उसके लैरिंग्स जो है स्पाज्म कर रहा है, स्पाज्म कर रहा है विद स्ट्राइडर, एंड इट अकर कॉमनली विद, किस कंडीशन में ये ज्यादातर देखा जाता है, याद रखना, जब भी कैल्शियम हमारी बॉडी में कम होता है तो कैल्शियम कम होने की वजह से ये सारी चीजें देखने को मिलती है, तो हाइपोकैल्सीमिया इसका आंसर आ जाएगा। कैसे क्या एक्सप्लेनेशन, ध्यान से देखो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कॉज एक ही स्लाइड में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो देखो क्या है आंसर, इसका डी था, तो क्यों डी है, तो इन हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में, देखो हाइपोकैलीमिया में और हाइपोकैल्सीमिया में कंफ्यूज नहीं होना। हाइपोकैलीमिया मतलब के स्टैंड फॉर कैलीमिया, का की साउंड आ रही है ना, तो कैलीमिया का मतलब होता है पोटेशियम की कमी। कैल्सीमिया, कैल्सीमिया, कैल्शियम नाम में आ रहा है ना कैल्शियम, तो हाइपोकैल्सीमिया का मतलब हो गया, इन हाइपोकैल्सीमिया द नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्सट्रीमली एक्साइटेबल, तो नर्वस सिस्टम जो है वो एक्सट्रीमली एक्साइटेबल हो जाता है, रिजल्टिंग इन क्रैम्प्स एंड टेटनाई, तो क्रैम्प्स आते हैं या टेटनाई आते हैं, अजीब से स्पाज्मेटिक क्रैम्प्स आते हैं जब भी हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन होती है, जब भी कैल्शियम कम होता है। तो देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया इज क्या क्या है, तो एक तो क्रैम्प आएंगे, टेटनी होगा, ठीक है, उसके बाद लैरिंगोस्पाज्म, लैरिंग्स में स्पाज्म आएंगे, स्ट्राइडर विच कॉज नॉइजी ब्रेथ, स्ट्राइडर साउंड आ रही है जिसकी वजह से नॉइजी ब्रेथ है ना, नॉइजी ब्रेथ लग रही है। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया क्या हो गया, ब्रेडिकार्डिया क्या हो गया, जल्दी से आप मुझे कमेंट में बताओ कि ब्रेडी, इतना मैं बताऊं, दिल कम धड़कता है, मतलब कम धड़कना मतलब दिल जो धड़कता था 1 मिनट में जितना नॉर्मल कंडीशन में, उससे कम धड़कता है, क्लियर, तो ब्रेडिकार्डिया कितना कम धड़कता है, किस वैल्यू से कम धड़कता है, कमेंट में बताओ। उसके बाद नेक्स्ट हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन हो जाती है, बीपी कम हो जाता है, ट्विचिंग, ठीक है, ट्विचिंग के बाद पैरेस्थीशिया, इरिटेबिलिटी, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, क्लियर, उसके बाद पॉजिटिव ट्रोसियर साइन एंड कॉस्टिक साइन। अब ये कॉस्टिक साइन या ट्रोसियर साइन होता क्या है, ट्रोसियर साइन, कॉस्टिक साइन क्या होता है, जो हाइपरटेंडन इफेक्ट है ये क्या होता है, तो सारी चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखी हुई हैं, तो ध्यान से देखेंगे आप इसको और समझेंगे, एक एक चीज को यहाँ पे मैं समझाऊंगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसको, ट्विच को। ट्विच क्या होता है, ए सडन स्मॉल मसल मूवमेंट और मसल जर्क, आपने सुना होगा आंख फड़क रही है मेरी, तो वो जो फड़कती है ना आंख एकदम से दुप दुप ऐसे अलग सा खिंच लग रहा है, ऐसे अलग सी ऐसे हो रही है सेंसेशन, तो आईलिड आर फिंगर शेकिंग सडनली, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्विचिंग। दूसरा क्या था, पैरेस्थीशिया, पैरेस्थीशिया क्या होता है, टिंगलिंग, ठीक है, अजीब सा, मतलब अगर आप कभी एक ही पोजीशन में बैठ जाओ, ठीक है, एक पोजीशन में बैठ जाओ या बाजू आपने एक पोजीशन में रखी, तो आपको लगेगा इसके ऊपर कोई चींटियां चल रही हैं एकदम से, उसको हम क्या बोलते हैं, टिंगलिंग बोलते हैं। नंबनेस, ऐसा लगता है बेहोश हो रहा है, नंबनेस, तो ये पैरेस्थीशिया में आता है, टिंगलिंग, नंबनेस आर पिन एंड नीडल्स, तो ऐसा लगेगा कोई पिन चुबा रहा है, कोई नीडल चुबा रहा है, ठीक है, सेंसेशन इन द बॉडी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेस्थीशिया। दूसरा क्या था, इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी क्या हो गया, बिकमिंग बिकमिंग इजीली अनॉयड, ठीक है, रेस्टलेस या एंग्री, तो इजीली रेस्टलेस हो रहा है, अनाइंग हो रहा है, एंग्री हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो इसको बोलेंगे इरिटेबिलिटी। हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स का मतलब रिफ्लेक्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड फास्टर देन नॉर्मल, तो होता क्या है, जब भी डॉक्टर एग्जामिन करता है, नी के ऊपर आपने देखा होगा हथौड़ी के साथ थोड़ा थोड़ा मारता है, तो पैर हमारा जर्क करता है, तो वो जो जर्किंग मूवमेंट था वो क्या था, टेंडन रिफ्लेक्स था। अब टेंडन रिफ्लेक्स में ट्राइसेप पे हम चेक करते हैं, ट्राइसेप टेंडन रिफ्लेक्स होता है, तो ये टेंडन रिफ्लेक्स जो है बढ़ जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है डीप टेंडन रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड फास्टर देन नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फास्टर देन नॉर्मल का, फॉर एग्जांपल व्हेन अ डॉक्टर टैप्स द नी विद अ हैमर द लेग जंप्स एक्सेसिवली, तो नॉर्मली से ज्यादा एक्सेसिवली जंप करना स्टार्ट कर देती है लेग। नेक्स्ट है आपका ट्रोसियस साइन, TROUSSEAUS, ट्रोसियस साइन, ट्राउजियस साइन, जो आपको प्रोनाउंस करना है, स्पेलिंग मैंने बता दी। होता क्या है, व्हेन अ ब्लड प्रेशर कफ, जब भी ब्लड प्रेशर का कफ, जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ना, तो हम स्ट्रैप लगाते हैं, वो कफ लगाते हैं पेशेंट की बाजू में, आर्म में,
तो यहाँ पे देखो, जब भी व्हेन ए ब्लड प्रेशर कफ इज टाइट ऑन द आर्म द हैंड मसल गो इनटू स्पाज्म एंड क्रैम्प, तो उस पेशेंट का जो हाथ है उसमें क्रैम्प हो जाता है, क्रैम्प पड़ जाता है या स्पाज्म पड़ जाता है, वो एकदम से ऐसे टेढ़ा सा हो जाएगा, ऐसा क्रैम्पी हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोसियस साइन। ठीक है, इट इज यूजुअली अ साइन ऑफ लो कैल्शियम लेवल। तो ये लो कैल्शियम लेवल, जब भी आप किसी का बीपी चेक कर रहे हो, अगर उसके हाथ में स्पाज्म हो रहा है तो एकदम से पता चल जाता है आपको कि इसमें क्या है, कैल्शियम लो है। तो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि बताओ ट्रोसियस साइन कौन से इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी को डिफाइन करता है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी को डिफाइन करता है। क्लियर। नेक्स्ट है क्योस्टिक साइन, CHVOSTEKS, क्वासिट कॉटिक, जो भी आपने प्रोनाउंस करना है याद रखो। क्वासिक साइन होता क्या है, ये ट्विचिंग ऑफ फेस मसल व्हेन द चीक फेशियल नर्व इज टैप्ड, जब भी यहाँ पे चीक पे टैप करेंगे ना, तो इसकी जो पूरी फेशियल मसल है वो ट्विच करना स्टार्ट हो जाएगी। टैप किया ट्विच करेगी, टैप किया ट्विच करेगी, तो हमारी तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जब इस पेशेंट में हम ये करेंगे, टैपिंग करेंगे, तो दिस आल्सो कॉमनली इंडिकेट लो कैल्शियम, तो लो कैल्शियम के पेशेंट में ये वाला साइन भी देखने को मिलता है। तो दो इंपॉर्टेंट साइंस अभी आपने पढ़े, ट्रोसियस साइन के बारे में पढ़ा और क्योसिक साइन के बारे में आज हमने पढ़ा। ठीक है, कॉस्टिक क्वेसिक जो भी आपने प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कहाँ पे पूछा गया है, तो पहले देखो RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस 2016 और 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ECG चेंजेस सीन इन हाइपोकैल्सीमिया आर, हाइपोकैल्सीमिया में ECG में क्या चेंज आता है, याद रखना कैविटी इंटरवल जो है वो वाइड हो जाता है। ठीक है, वाइडेंड कैविटी इंटरवल। अब ये कैविटी इंटरवल क्या होता है, कैसे वाइड होता है, तो देखो ECG चेंजेस इन हाइपोकैल्सीमिया आर प्रोलॉन्ग्ड बोथ ST एंड कैविटी इंटरवल, तो कैविटी और ST जो है वो बढ़ जाता है। तो देखो यहाँ पे जरा इंटरवल्स को ध्यान से देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्मल ECG है, तो ये P वेव आ गई। ठीक है, फिर QRS कॉम्प्लेक्स बना, फिर यहाँ से T वेव ऐसे बनी, तो S और T का जो इंटरवल था, S और T का इंटरवल नॉर्मली ये था, Q और T का इंटरवल ये था। यहाँ पे देखो अब लॉन्ग QT हो गया, कैसे हो गया, ये Q यहाँ पे है, T यहाँ पे, तो देखो Q यहाँ से यहाँ तक इतना हो गया, ये QT जबकि इतना सा था, ये इतना ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो QT इंटरवल क्या हो जाता है, यहाँ पे बड़ा हो जाता है। इज इट क्लियर। बस आपको याद रखना है कि हाइपोकैल्सीमिया में क्यूटी बढ़ जाता है, और अगर आपको उल्टा पूछा जाए ECG चेंजेस इन हाइपर कैल्सीमिया, जब हाइपोकैल्सीमिया में ये होता है तो हाइपर कैल्सीमिया में क्या होगा, और शॉर्ट एंड ST सेगमेंट, तो यहाँ पे ST सेगमेंट जो है वो शॉर्ट हो जाती है, और वाइड जो है वाइडेंट हो जाती है T वेव, एंड हार्ट ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया में हार्ट ब्लॉक हो जाता है, ST सेगमेंट जो है वो शॉर्ट हो जाती है और वाइडनिंग हो जाती है T वेव की। इज इट क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ गई क्या, जस्ट अ सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कहाँ पे पूछा गया, NPCIL स्टाफनर 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फॉर मदर रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 दे रहे हैं मदर को, मुझे जरा बताओगे गायनी की कंडीशन में MgSO4 किसको प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, जल्दी से आंसर करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। फॉर सिम्टम्स ऑफ हाइपोमैग्नीसीमिया, तो अगर सिम्टम उसमें आ रहे हैं हाइपोमैग्नीसीमिया मतलब मैग्नीशियम कम है, एन इंपॉर्टेंट साइन फॉर द नर्स टू नोट फर्स्ट इज, तो कौन सा इंपॉर्टेंट साइन है जो नर्स को सबसे पहले नोट करना है, तो पहले समझो कि पेशेंट को फॉर मदर रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 मदर ले रही थी, फॉर सिम्टम ऑफ, उसमें सिम्टम देखे गए थे हाइपोमैग्नीसीमिया के, मैग्नीशियम कम था, एन इंपॉर्टेंट साइन फॉर द नर्स, अब इस कंडीशन में नर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साइन कौन सा बन जाता है जो उसको नोट करना है सबसे पहले, तो कूल स्किन टेम्परेचर, तो स्किन टेम्परेचर कम हो रहा है ये नोट करना है, या पल्स जो रैपिड पल्स रेट है ये आ रहा है, उसके बाद टिंगलिंग इन द टोज में टिंगलिंग हो रही है, या डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स, जब भी डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स होगा इसको नर्स ने नोट करना है। याद रखना क्या है, अब पहले सबसे पहले समझो कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स है क्या, मैंने आपको पहले बता दिया डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या है, और इनवॉलेंट्री रैपिड मसल कंट्रैक्शन कॉज्ड बाय ए क्विक स्ट्रेच टू अ क्विक स्ट्रिक्ट। ठीक है, देखो स्ट्रेच कोई भी हैमर के साथ देते हैं, टैप करते हैं स्ट्रेच टू द मसल टेंडन, तो वो क्या करेगा, वो वहां पे रिफ्लेक्स शो करेगा। इज इट क्लियर। अब पहले समझो कि मैग्नीशियम की बात हो रही थी, तो नॉर्मल जो है, नॉर्मली सीरम ब्लड में मतलब मैग्नीशियम रेंज कितनी होती है एडल्ट में, टिपिकली बिटवीन 1.7 से लेकर 2.2 mg पर DL। इज इट क्लियर।
अगर मिलीमोल में पूछा जाए तो 0.7 से 0.91। ठीक है, तो अब देखो बात हो रही है हाइपोमैग्नीसीमिया की, तो मैग्नीशियम बिलो 1.6 mg/dl, तो 1.6 से कम है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रैकीकार्डिया। इसमें क्या होगा, ट्रैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, हाइपर टेंशन होगी, ये सब किसकी कंडीशन थी, हाइपो मैग्नीसीमिया में क्या क्या होता है, करेक्टराइज क्या है इसके। ठीक है, शेलो रेस्पिरेशन होगी, शेलो ब्रेथ होगी, पॉजिटिव ट्रोसियस। अब देखो ये ट्रोसियस साइन क्या था, क्योसविक साइन क्या था, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ट्रोसियस साइन मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ट्रोसियस साइन में समझा चुका हूँ, अभी अच्छे से समझाया मैंने पीछे। ट्रोसियस साइन जिसमें बीपी का फॉर्म लगा रहे हैं, हाथ जो है उसका, जो हैंड है उसका, वो क्या हो रहा है, हैंड ड्रॉप हो जाता है। ट्रोसियस साइन में, चार्डविक साइन में टैपिंग करेंगे और वहां पे ट्विचिंग दिखाएगा। ठीक है, हाइपर रिफ्लेक्सिया, रिफ्लेक्सिस जो है बिल्कुल फास्ट हो जाएंगे पेशेंट के, टेटनी होगा और सीजर देखने को मिलेगा हाइपो मैग्नीसीमिया की कंडीशन में। दूसरा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाइपर मैग्नीसीमिया में क्या देखा जाता है, मैग्नीशियम अबो 2.6 से ऊपर है, तो नॉर्मल कितना था 2.2, 1.7 से 2.2 था, तो अब 2.6 से अबो है, इतना ज्यादा हो गया। इज करेक्टराइज्ड बाय डिमिनिश्ड और एब्सेंट डीप टनल रिफ्लेक्स। अब जब भी हाइपर मैग्नीशियमा की कंडीशन होती है, यहाँ पे डिमिनिश्ड या एब्सेंट डीप टनल रिफ्लेक्स देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, कम मिलेगा, और हाइपोटेंशन, बीपी भी कम मिलेगा और हार्ट रेट भी कम मिलेगा। ये कब मिलता है, हाइपर मैग्नीसीमिया की कंडीशन में, जब मैग्नीशियम ज्यादा होता है। जब मैग्नीशियम कम होता है तब ट्रैकीकार्डिया वगैरह इसके अपोजिट मिलेगा। बिकॉज पेशेंट इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम सल्फेट, क्वेश्चन में हमको मैग्नीशियम सल्फेट हम पेशेंट को दे रहे थे, तो जब हम पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, सो देयर इज ए चांस ऑफ हाइपर मैग्नीसीमिया, तो यहाँ पे चांस बन सकता है कि पेशेंट में मैग्नीशियम बढ़ जाए, है ना, हाइपर मैग्नीसीमिया की कंडीशन बन जाए। सो नर्स हैव टू नोटिस टॉक्सिसिटी सिम्टम लाइक। अब तो नर्स को जो ये ड्रग टॉक्सिसिटी है उसको देखने के लिए, सिम्टम्स को चेक करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, डिमिनिश्ड और एब्सेंट डीप टनल रिफ्लेक्स। अगर डीप टनल रिफ्लेक्स कम हो गया या एब्सेंट हो गया, दैट मीन्स जिस हाइपो मैग्नीसीमिया के पेशेंट को तुम मैग्नीशियम की जो सप्लीमेंट दे रहे थे ताकि वो नॉर्मल रहे, लेकिन उसमें वो क्या हो गया, टॉक्सिसिटी हो गई है ड्रग की, जिसकी वजह से डीप टनल रिफ्लेक्स उसका एब्सेंट हो गया। तो यहाँ से हम चेक कर सकते थे। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया था, फॉर मदर रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट, एक वुमेन जो है, मदर जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट ले रही है फॉर ए सिम्टम ऑफ हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया की कंडीशन में ये ले रही है। एन इंपॉर्टेंट साइन फॉर द नर्स टू नोट, तो इंपॉर्टेंट साइन इसमें से कौन सा है जिसको नर्स को नोट करना है, तो MgSO4 ले रही है, तो MgSO4 कहीं ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा हो जाता है MgSO4 अगर हाइपर मैग्नीसीमिया हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, डीप टनल रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डीप टनल रिफ्लेक्स को डिक्रीज, अगर डीप टनल रिफ्लेक्स हो जाए तो इसको नोट करना जरूरी है, क्योंकि हम ट्रीट कर रहे थे हाइपो मैग्नीसीमिया को, तो यहाँ पे तो हाइपर मैग्नीसीमिया होना स्टार्ट हो गया। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ऑफ हाइपोमैग्नीसीमिया। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर नहीं है, मतलब 3 कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होंगे और एक बिल्कुल इरेलेवेंट सा होगा, इरेलेवेंट आंसर होगा। तो क्या है, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म जो है ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है हाइपोमैग्नीसीमिया का, तो बिल्कुल होता है। हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड का कोई लेना देना ही नहीं है मैग्नीशियम के साथ। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ लेक्सेटिव, अगर हम ज्यादा लेक्सेटिव लेंगे तो लेक्सेटिव से बार बार स्टूल पास ऑन होगा, उसमें मैग्नीशियम का लॉस हो जाता है, तो ये भी हाइपोमैग्नीसीमिया को प्रोत्साहित करेगा। उसे मॉल एब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर, अब मॉल एब्जॉर्प्टिव है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं, एब्जॉर्प्शन ही कम है, तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा जो मैग्नीशियम हम लेंगे भी, तो ये भी दिक्कत बन सकती है। तो यहाँ पे ऑड क्या है, हाइपोथायराइडिज्म, तो हाइपोथायराइडिज्म का कोई रिलेशन नहीं है हाइपोमैग्नीसीमिया के साथ। तो देखो समझो, कॉजेज ऑफ हाइपोमैग्नीसीमिया आर, तो हाइपोमैग्नीसीमिया के कॉजेज क्या क्या हैं, इनसफिशिएंट मैग्नीशियम इनटेक और एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन ही कम हो रहा है या मैग्नीशियम को लिया ही कम जा रहा है डाइट में, ये रीजन बन सकते हैं किसके, हाइपोमैग्नीशियमिया के। फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग, डायरिया, यूज ऑफ लेक्सेटिव, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम लाइक क्रोहन्स डिजीज। क्रोहन्स डिजीज है या सीलियक डिजीज है, अब ये क्रोहन डिजीज क्या है, सीलियक डिजीज क्या है, दोनों डिजीजेस को मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे से समझा चुका हूँ, जो मैं पढ़ा भी चुका हूँ। आप इस सारथी बैच की प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर नंबर 1 से लेकर अभी जो लेक्चर चल रहा है वहां तक पूरी सीरीज मिलेगी।
क्लियर? तो आपका ये फर्ज बनता है कि बीच में से किसी टॉपिक को ना पढ़ें, बिल्कुल पहले से लेकर एंड तक। अब जब सिक्वेंशली आप चलोगे ना, आपको इतना बेनिफिट होगा, इतने बेसिक्स, इतनी चीजें आपकी क्लियर होंगी, आपको खुद पता चल जाएगा। आप कमेंट्स में देखो स्टूडेंट्स को कितना बेनिफिट हो रहा है, और आप भी जरूर कमेंट करोगे। क्लियर? तो देखो इंक्रीज क्या कर रहा है ये, इंक्रीज मैग्नीशियम एक्सक्रीशन। अब अगर इंक्रीज मैग्नीशियम एक्सक्रीशन हो जाए, या ये क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है प्रॉपर मैग्नीशियम की, तो ये सब किसके कॉजेज हैं, हाइपोमैग्नीसीमिया के। फॉर एग्जांपल क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। अब क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में क्या होता है, इंक्रीज मैग्नीशियम एक्सक्रीशन, मैग्नीशियम की एक्सक्रीशन बढ़ जाती है, क्योंकि अगर अल्कोहलिक होगा पर्सन, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म होगा, ड्रग लाइक डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स का यूज कर रहा है, अल्कोहलिक पर्सन है, इसमें भी क्या हो सकता है, हाइपो मैग्नीसीमिया की कंडीशन हो सकती है। एंड इंट्रासेलुलर मूवमेंट ऑफ मैग्नीशियम इन डायबिटीज मेलाइटिस, तो डायबिटीज मेलाइटिस में इंट्रासेलुलर मूवमेंट चल पड़ता है मैग्नीशियम का, ये भी दिक्कत है किसकी, हाइपोमैग्नीशियमिया की। तो कॉजेस ऑफ हाइपोमैग्नीशियमिया से और क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते थे मैंने पूरा इस एक्सप्रेशन में बता दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका आयुष्मान मिनिस्ट्री में पूछा गया, स्टाफ नर्स 2019 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द मिनरल दैट रेगुलेट मसल कंट्रैक्शन एंड नर्व ट्रांसमिशन इज। अब वो कौन सा मिनरल है जो मसल कंट्रैक्शन में भी काम आ रहा है और नर्व ट्रांसमिशन में भी काम आ रहा है। नर्व ट्रांसमिशन मतलब जो नर्व इम्पल्स है उसमें भी ट्रांसमिशन में काम आ रहा है। क्या सल्फर है, दूर दूर तक नहीं, जिंक भी नहीं, कोबाल्ट भी नहीं, तो इसका आंसर आ जाता है मैग्नीशियम। तो देखो मैग्नीशियम इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैटाइन, ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैटाइन मतलब Mg पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, कैटाइन है इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड आफ्टर पोटाशियम। तो पहला क्या था, पोटाशियम। तो के पॉजिटिव सेल के अंदर क्या है, मोस्ट अबेंडेंट कैटाइन है। और इसके बाद अगर आपको पूछा जाए तो मैग्नीशियम जो है इंट्रासेलुलर कैटाइन बन जाता है मोस्ट अबेंडेंट, मोस्ट कॉमन। इज इट क्लियर? इट इज नीडेड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, याद रखना डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है मैग्नीशियम। उसके बाद मॉडरेट सेलुलर डिफरेंशिएशन एंड प्रोलिफरेशन में इंपॉर्टेंट होता है आपका मैग्नीशियम। इट इज आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ एंजाइमेटिक इन्वॉल्व इन मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन में जो एंजाइम है उनमें इन्वॉल्व होता है। एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखो मैग्नीशियम जो है इसका बहुत बहुत ज्यादा रिलेवेंसी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या क्या है वो मैंने बता दिया है। अब ये हर स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इसको भी ध्यान से देख लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यूपी में आया हुआ है, यूपी का कोई क्वेश्चन है, नर्सिंग 2023 में पूछा गया है। इंक्रीज सीरम क्लोराइड, अब सीएल पे बात आ गई, सीएल पे, ठीक है। सीएल नेगेटिव क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एनाइन होता है, ठीक है। अब इंक्रीज सीरम क्लोराइड लेवल आर सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक को छोड़ के क्लोराइड सब में बढ़ता है। पहले समझो यहाँ पे क्लोराइड की जो नॉर्मल वैल्यू है वो क्या है, द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड क्लोराइड इन एडल्ट इज टिपिकली कितना होता है, 96 से लेकर 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एम ई क्यू पर एल और मिली मोल पर लीटर, ठीक है। तो याद रखना 96 से 106, इज इट क्लियर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इंक्रीज सीरम क्लोराइड मतलब 106 से ज्यादा वैल्यू आई होगी, ठीक है। आर सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, किस किस में देखा जाता है, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में, सीवियर डायरिया में, वाटर इंटॉक्सिकेशन में, या कुशन सिंड्रोम में। तो देखना क्वेश्चन सिंड्रोम में भी देखा जाता है आपका सीरम जो क्लोराइड का लेवल है वो देखा जाता है बढ़ते हुए, सीवियर डायरिया में भी क्लोराइड बढ़ जाता है, और रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में भी क्लोराइड बढ़ जाता है। बस बात आती है वाटर इंटॉक्सिकेशन की, यहाँ पे इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो देखो आंसर क्या है, तो आंसर सी इसका है, वाटर इंटॉक्सिकेशन का कोई लेना देना नहीं है क्लोराइड के बढ़ने और घटने से। अब देखो वाटर इंटॉक्सिकेशन होता क्या है, वाटर इंटॉक्सिकेशन का मतलब हाइपोनेट्रीमिया, क्या है ये, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया मतलब, हाइपोनेट्रीमिया का मतलब हो गया इज अ पोटेंशियली फेटल कंडीशन कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग टू मच वाटर, बहुत ज्यादा पानी पी लिया, टू क्विकली एकदम से बहुत ज्यादा पानी पी लिया, विच डेंजरस डाइल्यूट डेंजरसली, ये खतरनाक तरीके से डाइल्यूट करेगा सोडियम लेवल इन योर बॉडी। तो सोडियम लेवल आपके जो बॉडी का था उसको डाइल्यूट करेगा, डाइल्यूशनल हाइपो, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ये बेसिकली कौन सा वाला हो गया, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपोनेट्रीमिया, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया में हम क्या करते थे, वाटर को रिस्ट्रिक्ट कर देते थे, रोक देते थे। इज क्लियर, वाटर इंटॉक्सिकेशन समझ आ गया। तो वाटर इंटॉक्सिकेशन को, वाटर इंटॉक्सिकेशन तो हाइपोनेट्रीमिया की तरफ लेके जा रहा है, जबकि यहाँ पे क्या पूछा गया था, इंक्रीज सीरम क्लोराइड को पूछा गया था। तो इंक्रीज सीरम क्लोराइड किस किस में होगा, रेनल ट्यूब एसिडोसिस में भी होता है, सीवियर डायरिया में भी होता है, और कशिंग सिंड्रोम में भी होता है।
इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन JSSHS दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है 2019 में। ये कहाँ पे पूछा गया है? एम्स जोधपुर में पूछा गया है 2018 में। क्वेश्चन क्या है? Process that draws the solvent from a less concentration solute through a selective permeable membrane into more concentrated solute till point of equilibrium। तो याद रखना, जब भी बात आएगी कि सॉल्वेंट जो है फ्रॉम अ लेस कंसंट्रेटेड से सल्यूट से थ्रू अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के इनटू मोर कंसंट्रेटेड सल्यूट की तरफ जब जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये डायरेक्ट डेफिनेशन है ऑस्मोसिस की, याद रखना। तो देखो, ऑस्मोसिस मींस द पासेज ऑफ सॉल्वेंट। किसका? सॉल्वेंट का, मतलब सिंपली वाटर का, ठीक है। वाटर का पासेज, मेनली वाटर होता है, थ्रू अ सेलेक्टिव और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। या तो सेलेक्टिव परमेबल, याद रखना, सेल के अंदर अभी अभी कुछ साल पहले ही डिस्कवर हुए हैं, सेल के अंदर कुछ ऐसे पोर्स पाए जाते हैं जहां से सिर्फ वाटर वाटर जो है वो क्रॉस कर पाता है, उनको हम बोलते हैं एक्वापोरिन्स, याद रखना, एक्वापोरिन्स, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट निकलेगा, वाटर निकलेगा, या सेलेक्टिव परमेबल एक्वापोरिन्स की बात हो रही है। फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ जाता है। टिल इक्विलिब्रियम, कब तक? जब तक ना कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए। द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सोल्यूशन की जब तक बराबर ना आए तब तक ये पास ऑन होते हैं। इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एम्स ऋषिकेश में पूछा गया है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इफ द ब्लड प्लाज्मा हैज अ हाई ऑस्मोलरिटी, अगर ब्लड प्लाज्मा के अंदर ऑस्मोलरिटी ज्यादा है, देन द फ्लूइड विद इन आरबीसी, फ्लूइड आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड है उससे ज्यादा हायर ऑस्मोलरिटी है किसकी? ब्लड प्लाज्मा की। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन इक्वलाइजिंग फ्लूइड कंसंट्रेशन इज। अब कौन सा मैकेनिज्म इनमें आएगा जो फ्लूइड को इक्विलिब्रियम तक बराबर करेगा? तो ऑस्मोसिस करेगा। ऑस्मोसिस क्या करेगा? दोनों को इक्वलाइज करवाएगा, इनकी जो ऑस्मोलरिटी इनको बराबर करवाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम्स भोपाल नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है 2018 में, डिफ्यूजन थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन डज नॉट डिपेंड ऑन। अब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो डिफ्यूजन होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो चीजें जाती हैं, फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन क्या हो गया? डिफ्यूजन का मतलब हो गया, मैंने यहाँ पे इस कोने में परफ्यूम छिड़की, तो परफ्यूम मुझ तक तो पहुंची, साथ में वहां पे अगर कोई स्टूडेंट है दूर वहां बैठा है उस तक भी पहुंच रही है। तो हाई कंसंट्रेशन, यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा थी परफ्यूम की, वो लास्ट बेंच के स्टूडेंट तक भी पहुंची, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ये फर्स्ट बेंच वाले स्टूडेंट तक पहुंची है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा थी, वहां लो तो पहले वहां, फिर उससे लो फिर वहां, तो ऐसे डिफ्यूजन हो रहा है। तो डिफ्यूजन थ्रू ए सेल मेम्ब्रेन डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है? चार्ज ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का क्या चार्ज है, इसके ऊपर डिपेंड होता है क्या? बिल्कुल इसके ऊपर डिपेंड, डज नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता, ये पूछा गया है हमको। तो डिफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड होता है? चार्जेस ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का क्या चार्ज है, क्या इसके ऊपर डिपेंड होता है? तो बिल्कुल डिपेंड होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी का कोई लेना देना नहीं होता है डिफ्यूजन के साथ, ठीक है। साइज ऑफ द पार्टिकल, जितना बड़ा साइज, देखो साइज तो बिल्कुल डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन के ऊपर साइज का बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। उसके बाद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी, अगर चौथे छत पे कोई टैंकी है, वहां से पानी का फ्लो जब नीचे आएगा ग्राउंड फ्लोर पे, और दूसरे छत की टैंकी का ग्राउंड फ्लोर पे पानी आएगा, तो ज्यादा प्रेशर किस में होगा? चौथे छत की टैंकी वाली में होगा, क्योंकि वहां पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो बहुत ऊपर है। क्लियर? तो डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो देखो अब पासिंग और स्प्रेडिंग ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का पासिंग। अब ये सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सब डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। तो पासिंग और spreading of solute through a selective permeable membrane from an area of high concentration to an area of low concentration called diffusion, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। और ये पैसिव प्रोसेस होता है, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर? तो मतलब अगर आपको अंडरग्राउंड टैंकी से पानी चढ़ाना है फर्स्ट फ्लोर पे, तो आपको मोटर लगानी पड़ती है ना, लेकिन क्या फर्स्ट फ्लोर पे पानी है तो आपको नीचे वॉशरूम में पानी चाहिए, तो क्या आपको मोटर लगानी है? नहीं, क्योंकि वो कहाँ है, उसकी कंसंट्रेशन हाई है, हाई कंसंट्रेशन से लो में आना है, तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से पेसिव ट्रांसपोर्ट होगा, इसका पेसिवली आएगी वो चीजें। तो डिफ्यूजन आल्सो डिपेंड ऑन साइज पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है,
एंड चार्जेस ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के क्या चार्जेस, पार्टिकल चार्ज हैं, सोल्यूट पार्टिकल के क्या चार्ज हैं, बट नॉट ऑन काइनेटिक एनर्जी, तो कोई काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, एनर्जी ऑफ मोशन, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। इज इट क्लियर, यहाँ तक बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डेफिनेशन ही अभी पढ़ ली थी हमने। इज इट क्लियर। तो आज हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपके जो इलेक्ट्रोलाइट थे इनका बैलेंस डिसबैलेंस, ये सारा हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या जो भी होगा नेक्स्ट उसके ऊपर आएगा। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आज आपको पढ़ाई हैं इन सभी को आपको रिवाइज करना है। अभी तक देखो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के 4 जो टॉपिक हैं वो आ चुके हैं, 4 लेक्चर आ चुके हैं। तो इन चारों लेक्चर्स को आपने रिवाइज करना है, एक एक चीज को लिखना है जो आपको नहीं आती थी, क्योंकि रिवाइज करोगे तभी जाके फंडामेंटल आपका स्ट्रांग होगा, क्योंकि फंडामेंटल मेजर पोर्शन होता है आपके किसी भी एग्जाम में, फंडामेंटल ज्यादा पूछी जाती है। तो अब जो अगले टॉपिक्स आएंगे वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, वो और ज्यादा एंगेजिंग होंगे, वो और ज्यादा आपको मार्क्स दिलाएंगे और ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो रिवाइज जरूरी क्या करो, जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं। लास्ट पे एक ही चीज मैं अंत में बोलूंगा कि ये तीनों प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो तीनों प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ जाओ पीएनडब्ल्यू ऑफिशियल्स के साथ, पैरामेडिक्स एंड नर्सिंग बोर्ड के साथ। यही जो है आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए प्लेटफॉर्म बने हैं। क्यों व्हाट्सएप ज्वाइन करना है, क्योंकि व्हाट्सएप पे रोज क्वेश्चन आते हैं। क्यों टेलीग्राम ज्वाइन करना है, डिफरेंट क्वेश्चन टेलीग्राम पे आते हैं, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे दी जाती है। इंस्टाग्राम क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अलग अलग रील के थ्रू हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप जो है अंगेजिंग रहे, हमेशा उन्हीं चीजों के बारे में आप पढ़ते रहें, देखते हुए भी आपको वही चीजें देखने को मिले सोशल मीडिया में भी, जो आपको आपके नर्सिंग ऑफिसर बनाने तक, आपकी जॉब तक लेके जाने के लिए आपका साथ दे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स तो अब आप बहुत करते ही हो। अब बहुत थैंक यू बेटा। देखो आपका जो कमेंट्स हैं, आपके जो मोटिवेशन है, आप जो ब्लेसिंग्स देते हो कमेंट्स में, ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हम हमारे लिए ये ना बून का काम करता है, वरदान का काम करता है। यही चीज़ है जो हमको अभी तक जगा के रखी है। अभी जो टाइम है मैं आपको बताऊंगा, 2:10 है, रात के लगभग 10:15 हो चुका है टाइम। दिन में शूट नहीं कर पाए थे, कॉज एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और लाइट का थोड़ा इशू रहता है। और रात को अभी 2:10 पे ये रिकॉर्ड इसीलिए हो रहा है कॉज आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, कॉज आप जो कमेंट्स में इतने प्यारे कमेंट करते हो वो अब हमें चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम अब चाहते हैं कि सारथी बैच को जितना ज़्यादा अंगेजिंग, जितना ज़्यादा इसको इंटरेक्टिव इन्फॉर्मेटिव बनाएं स्टूडेंट्स के लिए, उतना कम है। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अब मुझे नींद भी आ रही है, ठीक है, ओके, गुड नाइट मेरी तरफ से। अब आप कभी ये लेक्चर, आप तो सुबह ही देखोगे ये लेक्चर, तो मेरी तरफ से गुड नाइट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।